हेलो फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक प्रैक्टिस सेट के बारे में जो कि बैंकिंग, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस और बहुत सारे एग्जाम जिसमें साइंस पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग में 25 क्वेश्चन का एक सेट प्रैक्टिस कराएंगे डेली, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्वेश्चन की संख्या कितना है दोस्तों? तो इसमें क्वेश्चन की जो संख्या होगा वह होगा 25 और यह जनरल साइंस से लिया गया है। प्रैक्टिस सेट के हम कराएंगे, आज सेट नंबर 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, लकड़ी का एक गुटका पानी का जो घनत्व है 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है के ऊपर अपनी आयतन का 30% तैरता है। लकड़ी का घनत्व निकालना है, यानी क्या दिया हुआ है दोस्तों? दिया हुआ है दोस्तों पानी का घनत्व 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। लकड़ी का जो तैरता हुआ भाग है वह 30% है। तो लकड़ी का जो तैरता हुआ भाग है वो पानी के ऊपर 30% है दोस्तों। तो पानी के अंदर कितना प्रतिशत हो? तो पानी के भीतर लकड़ी का जो भाग होगा 30% ऊपर है तो 70% अंदर हो जाएगा। 70% का मतलब 0.7 होगा दोस्तों, 0.7 होगा। हमें क्या निकालना है? लकड़ी का घनत्व। तो हम लोग जानते हैं उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन बल जो होता है वह बराबर होता है पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का। तो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन हो जाएगा। तो उत्प्लावन बल का मान निकालेंगे तो पिंड द्वारा विस्थापित जो द्रव का आयतन है वह पहला हो जाएगा पानी का घनत्व और पानी के अंदर का विस्थापित भाग, पानी के अंदर भाग का आयतन, यही होगा दोस्तों उत्प्लावन बल के बराबर। तो यहाँ से देखेंगे कि पानी का जो आयतन था वह था 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब और पानी के भीतर कितना आयतन विस्थापित कर रहा था? 0.7। तो यहाँ से हमने देखा किसका उत्प्लावन बल से किसका आयतन बराबर हो जाएगा? लकड़ी का संपूर्ण आयतन कितना हो जाएगा? तो लकड़ी का आयतन निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। यह दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो कौन सा हो गया? तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का उद्देश्य होता है। तो प्रदूषित पानी के जब हम जैविक उपचार करते हैं तो हमारा कोशिश रहता है कि उसका बीओडी कम करना, कम करना। प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, बीटी कॉटन नहीं है। क्या है? बीटी कॉटन एक जीएम पौधा है, यह है दोस्तों, सही है। एक प्रतिरोधी भी है, यह भी सही है। एक बैक्टीरियल जीन अभिव्यक्ति तंत्र भी है, यह भी सही है। तो क्या नहीं है? तो सभी पेस्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी नहीं बना है। बीटी कॉटन ऐसा नहीं है कि सभी पेस्टिसाइड के लिए यह प्रतिरोधी हो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच के अवधि में इसका औसत वेग निकालना है। औसत वेग निकालना है दोस्तों, ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो न्यूटन के गति के नियम से जानते हैं दोस्तों कि v बराबर u प्लस at होता है पहला। दूसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और तीसरा क्या होता है दोस्तों? एक और फार्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है दोस्तों? यहाँ दिया हुआ कि t बराबर यदि 0 है तो x बराबर 0 मीटर होगा। और क्या दिया हुआ है? जो t जो है 2 सेकेंड से 4 सेकेंड जब होता है तब क्या निकालना है? औसत वेग निकालना है। अब चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। u यहाँ पे 0 है, यानी प्रारंभिक वेग जो है 0 है। तो v बराबर निकालना है, तो v बराबर u प्लस at से चलेंगे। तो यहाँ v बराबर हो जाएगा, u का मान 0 था, a का मान त्वरण दिया हुआ है दोस्तों 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? a बराबर दिया हुआ है 3
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए के जगह पर 3 रखेंगे और टी के जगह पर कितना रखेंगे दोस्तों? तो टी कहाँ से शुरू करता है? 2 से 4 के बीच में। टी बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से भी बराबर क्या हो गया? यू हो गया। अब देखेंगे दोस्तों, अब हमें टी बराबर कहाँ से कहाँ चलना है? टी बराबर 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक जब चलेंगे तो इसका जो विस्थापन है वह निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? विस्थापन निकालेंगे। तो विस्थापन होता है एस बराबर यू टी, और क्या होता है दोस्तों? प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से विस्थापन का मान निकाल लिया जाए। एस बराबर यू का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे यू जो होगा दोस्तों यह भी के बराबर हो जाएगा, यानी अब यू जो होगा 6 काम करेगा। क्यों 6 काम करेगा? क्योंकि यहाँ हम 2 से 4 के बीच में निकाल रहे हैं। तो 2 सेकेंड के लिए इसका भी क्या था? 6 था। तो यहाँ यू का मान 6 होगा। तो 6 गुना में टी कितना था? तो यहाँ पे टी भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ 6 गुना का टी प्लस हाफ और ए दिया हुआ है 3 गुना यहाँ पे टी का मान 2 कैसे आएगा? देखिए 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच, तो यहाँ जो डेल टी का मान आएगा डिफरेंस 4 माइनस 2, इस तरीक़ा से 2 आएगा। 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से कुछ ना कुछ कैंसिल होंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 12 प्लस यहाँ से देखिए 3 दूना का 6, यह हल हो गया। तो 12 6 18 आ गया। किसका मान? एस का मान 18 मीटर आ गया। एस का मान क्या आ गया दोस्तों? 18 मीटर आ गया। हमें निकालना है औसत वेग। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, वेलोसिटी। तो क्या होता है? विस्थापन बटा में समय। विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन मतलब एस कितना आया? 18 आया। किस में आया? मीटर में। समय कितना आया? समय दोस्तों है 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच, यानी डिफरेंस करेंगे तो 2 सेकेंड आएगा। तो बटा में कर दीजिए 2 सेकेंड। यह दोस्तों कैंसिल होगा 2 से कितना बार में? 9 बार में, यानी देयरफॉर क्या आ गया? 9 मीटर पर सेकेंड जो आएगा, यही दोस्तों इसका आंसर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 का हम लोग देख लिए। प्रश्न कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा 4 का। अब चले अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? तो रामसर सभा वायु प्रदूषण से एक गलत है दोस्तों, यह गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायवीय परिवर्तन, ये सही दिया हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन रिक्तीकरण, ये भी सही दिया हुआ है। रियो सभा धारणीय विकास, ये भी सही दिया हुआ है। हमको गलत चुनना था, तो इस प्रकार से गलत आंसर कौन सा है? ए है। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव्य से गुजरता है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है आपतन कोण का मान। आपतन कोण जिसको सूचित करते हैं आई से, कितना है? 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है? परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण मिल जाए तब। अपवर्तन कोण इसको सूचित करते हैं आर से। इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और क्या दिया है दोस्तों? और दिया 15 डिग्री से विचलित हो जाती है, यानी विचलन कोण दिया हुआ है। विचलन कोण कितना दिया हुआ है? विचलन कोण को सूचित करते हैं डेल से। डेल बराबर 15 डिग्री। दोस्तों सब लोग पढ़े हैं कि डेल बराबर विचलन कोण बराबर होता है आपतन कोण माइनस अपवर्तन कोण। यह क्या होता है? फार्मूला होता है दोस्तों। तो यहाँ से यदि हम निकालें क्या? अपवर्तन कोण निकाल दे, आर बराबर आई माइनस का डेल। तो यहाँ से आई का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री और डेल का वैल्यू दिया हुआ है 15 डिग्री। घट गया तो यह हो गया 45 डिग्री। किसका मान? या आर का मान हो गया 45 डिग्री। अब सब लोग पढ़े हैं अपवर्तन के नियम में कि म्यू बराबर क्या होता है दोस्तों? साइन आई बटा का साइन आर। तो यहाँ से साइन आई के जगह पर पहले से 60 डिग्री था, रख दिए, और साइन आर के जगह पर हम लोगों ने निकाला है 45 डिग्री। अब वैल्यू रखा जाएगा दोस्तों। तो साइन 60 का वैल्यू होता है क्या होता है? √3/2। यह तो 60 की डिग्री पर आया। नीचे क्या आ जाएगा? साइन 45 का मान होता है 1/√2। यह फिर से हल होगा दोस्तों। तो ऊपर जो पहले था √3/2 रख दिए। अब इन दोनों में जो नीचे है √2 वह ऊपर आ जाएगा दोस्तों। यह √2 कहाँ आ जाएगा? √2 ऊपर आ जाएगा, उलट जाएगा, और 1 नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए √2 से 2 कैंसिल होता है कितना बार में? √2 बार में। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाला क्या? निकाला कि म्यू बराबर
√3 अपॉन का √2, इसको सम्मिलित रूप से लिखा जाता है √3/2। तो यहाँ रूट की जगह पर सब में देखिए दोस्तों स्क्वायर किया हुआ है, शॉर्ट में स्क्वायर, तो √3/2 कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको बढ़िया से बना लें दोस्तों, बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये सभी बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको माइंड में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स है। प्राइमरी रंग किसको बोलते हैं? वैसा रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 7वां का ऑप्शन बी। क्या? अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 8, डिजिटल माध्यमों को निम्न में क्या कहा जाता है? तो डिजिटल जो मीडियम होता है उसको बोला जाता है तृतीय मीडियम, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, 100 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH मान होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH मान जो होता है वो होता है 7। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? तो जिमी वेल्स और लैरी सेंगर जो संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया, यह है विकीपीडिया से। इस प्रश्न का राइट आंसर ए है, यानी विकीपीडिया है। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 11 की। क्या है दोस्तों? प्रश्न है हमारे पास 111, 4 गो 1 का बाइनरी मान होगा। तो 4 गो 1 का बाइनरी मान क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। 4 1 का जो बाइनरी सिस्टम होगा वह होगा 2⁴ -1। यह हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए। 12 है दोस्तों, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा? निकालना है दोस्तों। तो सब लोग जानते हैं कि यदि भार जो है, भार अगर W हो तो फार्मूला से होता है W = mg, जहाँ m क्या होगा? द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान जो होता है वह हमेशा अचर होता है, कभी नहीं बदलता है। ठीक है दोस्तों। और g जो होगा गुरुत्वीय त्वरण होगा, तो g बराबर होता है Gm/r²। जब पृथ्वी अपनी ओर खींचता है तब यह फार्मूला लगता है G = Gm/r²। लेकिन जैसे ही किसी हाइट पर निकालना हो, यानी G' निकालना हो, तो यह फार्मूला होता है Gm/r+h का होल स्क्वायर, जहाँ h जो है किसी निश्चित ऊंचाई के लिए है। यहाँ h का वैल्यू कह रहा है त्रिज्या का आधा, यानी त्रिज्या r हो तो r का आधा हो जाएगा, किसका? h का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों। तो अगर हम इस कंडीशन में G' का वैल्यू निकाले तो Gm अब बटा में r पहले से रहेगा, h की जगह पर r/2 का होल स्क्वायर आया, ये हल होंगे तो Gm/3r/2 हो जाएंगे साथियों का होल स्क्वायर। ये फिर से हल होंगे तो Gm/ यह कितना हो जाएगा? 3/3 का 9r² अब बटा का 4 हो जाएंगे। इसको फिर हल करेंगे तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, यानी 4/9 ये हो गया Gm/r²। ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या निकालना है? भार निकालना है, यानी W'। क्यों लगाएं? क्योंकि W इसलिए डैश लगाएं क्योंकि एक निश्चित हाइट पर है, तो m तो सब जगह रहेगा, डैश लगा है तो G' भी हो जाएगा, तो m का m रहेगा, और G' का वैल्यू हमारे पास है 4/9 और Gm/r²। इसको हल करेंगे दोस्तों तो देखिए 4/9 आगे हो जाएगा, यह m हो गया और यह हो गया Gm/r²। इसको फिर से हल करेंगे तो यह हो गया 4/9, m का m रहेगा। और दूसरी बात, Gm/r² बराबर हम लोग जानते हैं कि यह g होता है जब पृथ्वी अपने ओर केंद्र की ओर खींचता है तब। अब इसको एक बार और हल करें दोस्तों तो W' बराबर 4/9 यहाँ हो गया, और mg बराबर क्या होता है? mg किसको बोलते हैं? इसको ही तो W बोल रहे थे। तो इस प्रकार से हमारा आ गया 4/9 W। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं भी आया हो तो आप कमेंट कीजिए, हम दोबारा दूसरे वीडियो में इसको शामिल करेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? ध्रुवक ग्लास, पोलराइज्ड ग्लास, धूप के चश्मे में क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ध्रुवन जो पोलराइज्ड ग्लास होता है इसमें
ध्रुवन के कारण प्रकाश की तीव्रता यानी चकाचौंध जो होता है वह कम हो जाता है। प्रकाश की जो तीव्रता होता है, तेज धूप आती है, वह कम आँख में जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। प्रश्न संख्या 14, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव क्या होगा? तो विद्युत जो विभव होगा समान गोले के अंदर जाएंगे तो वह उतना ही रहेगा जितना सतह पर होता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, एंजाइम्स क्रिया करते हैं तो एंजाइम्स क्या क्रिया करता है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब। एंजाइम्स जो है क्रिया करके सक्रिय ऊर्जा घटा देता है। सक्रिय ऊर्जा घटा करके क्रिया करता है। सक्रियता ऊर्जा क्या करता है? घटाता है। सक्रियता ऊर्जा क्या करता है? घटाता है दोस्तों। प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 कहता है प्रोकैरियोट्स के निम्न में से किसका अभाव होता है? तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह नहीं होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दुर्लभ गैसें, जिसको नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं, सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। क्यों अक्रिय होते हैं दोस्तों? कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह कांस्टेंट होता है या स्टेबल होता है, यानी उनकी इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होती है वह स्थिर होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, बढ़ेगी, या जो सूचना है अपर्याप्त है? तो यदि साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तो इसकी ऋण आवेश हो गए तो त्रिज्या जो होगी दोस्तों वह बढ़ जाएगा। त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगी। कब? ऋण आवेश देने पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 19, प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन्स किसको बोलते हैं? तो ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन्स जो है वह है NAA, जिसको बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड को, या जो है हमारा बी जो ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? सबसे अधिक परमाणु होते हैं तो देखिए परमाणु निकालना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक है, नाइट्रोजन का भी एक है, ऑक्सीजन का 2 है। तो इसको सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 4। इसको जोड़ेंगे तो इसमें 2 परमाणु है, सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 4 परमाणु, ये हो गया 7। कैल्शियम का 1 हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1, तो 2 दूना का 4 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो यह हो गया 5। इसको जोड़ेंगे कार्बन के 1, ऑक्सीजन का 2, यह हो गया 3। तो सबसे अधिक परमाणु किस में है? 3 है, 5 है, 7 है या 4 है? तो सबसे अधिक परमाणु 7 है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, मनुष्य ने किस वर्ष पहली बार चांद पर कदम रखा? तो दोस्तों चांद पर सबसे पहले कदम कब रखा गया था? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है, यानी 1969 में सबसे पहले मनुष्य ने चांद पर कदम रखा था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, कवक विज्ञान माइकोलॉजी क्या है? तो माइकोलॉजी सवालों का अध्ययन है दोस्तों। किसका? शैवालों का, यानी कुकुरमुत्ता का, शैवालों का अध्ययन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं? तो किसी अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो रहे हैं तो वह कौन कौन सा होगा? वह कण इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों। वह कण कौन सा होगा? वह कण इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार किसने दिया था? तो खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का जो विचार है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया, जॉन एफ एंडरसन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इन्होंने दिया था। किन्होंने? जॉन एफ एंडरसन ने खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार दिया था। अब चलेंगे आज के सेट का सबसे आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25, ओपोमेक्सिस का अर्थ है, ओपोमेक्सिस का अर्थ है दोस्तों कि बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण करना। बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण करना ओपोमेक्सिस कहलाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इस सेट को अगर आप पहले डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके बाद लगा लीजिए कि 25 में से कितना मार्क्स आपका आ रहा है, तो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप कीजिए और इसके PDF को डाउनलोड कीजिए। पहले 25 क्वेश्चन को आप लगाइए और उसको यूट्यूब पर जा करके मिलाइए। दोस्तों आप कितना स्कोर मार्क्स कर रहे हैं आप कॉमेंट में ज़रूर कीजिए।
धन्यवाद वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए।